साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर। थैंक यू सर। सर एक और बड़ा इशू जिस पे बात बहुत जरूरी है, ड्रोन क्या कर सकते हैं, ये अजरबैजान अर्मीनिया की जंग में हमने देखा था। ड्रोन क्या कर सकते हैं हमने रूस यूक्रेन जंग में भी देख लिया, और अब ड्रोन क्या कर सकते हैं वो हूती भी दिखा रहा है अमेरिका, और अमेरिका भी पूरी दुनिया को दिखा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर आई कि भारत एक ड्रोन पावर के तौर पे लगातार आगे बढ़ रहा है। नागस्त्रा ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन बनाया है। उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी कि ये कितना खतरनाक है और क्या इसका रोल होगा, और आम ड्रोन से ये कितना अलग है सर। अब राजेश जी, आप जानते हैं कि फ्यूचर जो वॉरफेयर है आज, वो एक ड्रोन्स रिलेटेड वॉरफेयर हो चुका है। और ड्रोन्स एक मैं ये मानता हूँ गेम चेंजर है। और जो फौज इनको इस्तेमाल नहीं करेगी वो शायद एक कंप्लीट आर्मी नहीं कहलाई जाएगी। और साथ साथ ड्रोन्स के साथ साथ हमको अपनी डॉक्ट्रिन भी हमको चेंज करनी पड़ेगी। डॉक्ट्रिन का मतलब है कि लड़ाई करने का तरीका, क्योंकि अब हमारा लास्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस 1971 का है, और उसके बाद एक लिमिटेड कॉम्बैट एक्सपीरियंस 1999 का है जब कारगिल हुआ था। उसके बाद कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है फौज के पास जिससे आदमी सीख ले सके। और इसीलिए दुनिया में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज यूक्रेन की लड़ाई हम देख रहे हैं, आर्मेनिया अज़रबैजान की हमने लड़ाई भी देखी, और हम अभी हमास और गज़ा में देख रहे हैं इजराइल की जो लड़ाई चल रही है। तो इसमें हम तीनों अगर एक कैंपेन्स को अंडरस्टैंड करें और स्टडी करें और इसका जायज़ा लें, तो हमको साफ नज़र आएगा कि ड्रोन्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ड्रोन्स क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो लो कॉस्ट ऑप्शन, एक अगर मिसाइल आप लगाओगे, एक ड्रोन जो है आपका हज़ारों में आ जाता है, और एक मिसाइल आपकी लाखों और करोड़ों में आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो, हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो, तो इसमें ड्रोन्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा है कि ड्रोन से कोई भी देश आपको एक अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकता। जैसे कि अगर आपने एक अपना हवाई जहाज़, एक आपने फाइटर जेट अगर निकाल दिया और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करके चले गए, तो वो इमीडिएटली एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ड्रोन्स अगर आपके लॉन्च हो जाते हैं तो वो ड्रोन्स के ऊपर एट्रीब्यूबिलिटी जो नहीं आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, बिकॉज आप इसको डिनाई कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो रहा है, ड्रोन्स आ रहे हैं यहाँ पे, एमुनिशन हथियार यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, बट जो उसमें कोई पाकिस्तानी मार्किंग्स नहीं है, और ड्रोन्स कहीं से भी आप खरीद के लॉन्च कर सकते हैं, तो उसमें आपकी एट्रीब्यूटेबिलिटी नहीं होती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे आज हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स एक बहुत इम्पोर्टेंट भारत की वॉरफेयर की स्ट्रेटजी का हिस्सा बनने वाले। यहाँ पे मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो इंडियन आर्मी की फॉर्मेशन है, अगर हम एक डिब ले लें, एक डिब के पीछे 3 ब्रिगेड होते हैं, एक ब्रिगेड के अंदर 3 से 4 इन्फेंट्री या आर्टिलरी की यूनिट होती हैं। क्या हम आने वाले वक्त में एक कॉम्बिनेशन ऐसे देख सकते हैं कि एक ब्रिगेड के अंदर अब एक ड्रोन यूनिट भी जरूरी होगी, जिसका मकसद उसके साथ जो पेरेंट साथ की जो यूनिट है वो मदद करे? कुछ इस पे हम सोच सकते हैं, या इससे कुछ हट
राजेश जी, मुझे लगता है कि ड्रोन्स को हमको एक इन्फेंट्री बटालियन में शामिल करना पड़ेगा उसकी आर्मरी में। जैसे कि आपके पास आरपीजीज होते हैं, आपके पास 80 एंटी टैंक गाइडेड आपके पास मिसाइल्स होती हैं, इनके पास लॉन्चर्स होते हैं। तो जो इस तरीके का मुझे लगता है कि जो ये नागस्त्रा वन ड्रोन है, जो इसके बारे में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम बाकी ड्रोन्स की बात करते हैं कि ड्रोन्स की एक आर्टिलरी जैसी कोई यूनिट होनी चाहिए जहां से हम उनको लॉन्च कर सके। अब नागस्त्रा की बात हम करें तो ये एक शॉर्ट रेंज ड्रोन है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको ऑटोनोमस मोड में इस्तेमाल करें तो 30 किलोमीटर रेंज है, और अगर हम इसको ऑटोनोमस मोड में नहीं इस्तेमाल करें तो 15 किलोमीटर रेंज है। तो जो ऑटोनोमस मोड का इसको मतलब है कि हम इसको छोड़ देते हैं और ये अपने आप ही टारगेट को सेंस करता है, और इसके पास लॉइटरिंग एम्यूनिशन का वॉरहेड होता है। कैपेबिलिटी है 1 kg वॉरहेड इसको कैरी करने की, और वो खाली दुश्मन की गाड़ियां और दुश्मन के सोल्जर्स को खत्म कर सकता है। इसका मतलब सॉफ्ट स्किन टारगेट्स। एक टैंक के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसका जो पेलोड है वो इतना पावरफुल नहीं है। तो हम इसको एक इन्फेंट्री बटालियन को इसलिए हम दे सकते हैं क्योंकि जब इन्फेंट्री बटालियन दुश्मन का वेट कर रही होती है तो एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर का एक सिस्टम है या एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले आर्टी फायर आती है। बिल्कुल सर। टारगेट्स को सॉफन किया जाता है, एयरफोर्स भी इस्तेमाल होती है। तो जो हमारे पास मीडियम आर्टी है उसकी रेंज है 30 किलोमीटर। तो अगर हम इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करें, आर्टी फायर को अगर हम इस्तेमाल ना करें और आर्टी फायर हम क्रिटिकल टारगेट्स के लिए रखें, और अगर हम इन ड्रोन्स को एक मीडियम रेंज आर्टी की तरह इस्तेमाल करें, नागस्त्रा को अबाउट 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में हम दुश्मन को एंगेज कर पाएंगे, और मिनिमम रेंज इसकी है 2 मीटर। इसका मतलब है कि अगर आपका दुश्मन पास भी आ जाए, आपका क्लोज क्वार्टर में भी आ जाए, तो नागस्त्रा आप उसके ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। और इसके पास लॉइटरिंग एम्यूनिशन है। इसका मतलब है लॉइटरिंग एम्यूनिशन एक ऐसा एम्यूनिशन होता है वो तभी एक्टिवेट होता है जब आप उसमें जो उसके पास सेंसर्स होते हैं, नाइट कैमरास होते हैं, डे कैमरास होते हैं, और उसके पास सेंसर्स होते हैं, वो जब टारगेट को सेंस करता है तभी एक्टिवेट होता है। और एक बहुत और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पैराशूट रिकवरी सिस्टम है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अगर आप उस ड्रोन को वापस बुलाना चाहें, आपको लगता है कि अभी हमको लॉन्च नहीं करना, हमने गलती से लॉन्च किया और हम इसको वापस बुलाना चाहते हैं, या इसका ये हो सकता है कि उसने अपना एम्यूनिशन फायर किया और हम नहीं ये चाहते कि दुश्मन अब उसको डिस्ट्रॉय करे, तो अगर हम उसको वापस बुलाना चाहते हैं तो उसमें एक पैराशूट रिकवरी सिस्टम होता है। हम उसको को वापस बुला सकते हैं और वो ड्रोन हमारे एरिया में आराम से लैंड कर सकता है। तो इस ड्रोन की 3-4 यूनिट्स होती हैं जो इसके बारे में जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, एक कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है, एक पेलोड होता है, और एक इसका न्यूमेटिक लॉन्चर होता है। तो ये 4 इसके हिस्से होते हैं, और इसको आप मैन पैक करके, एक इन्फेंट्री का जो सोल्जर है अगर इसको मैन पैक करके अगर लेके चलता है तो 30 kg वेट है। तो आप समझते हैं कि 30 kg ऐसा कोई हैवी वेट नहीं है। हमारे जवान नॉर्मली 30 से 40 kg अपने रक्सैक में कैरी करके निकलते हैं। तो और अगर हमने एक ड्रोन प्लेटून बना दी एक इन्फेंट्री बटालियन में, आप मान के चलिए कि इंडियन आर्मी ने 480 ड्रोन अभी ऑर्डर किए हैं। ये इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड से आ रहे हैं, और ये
सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड का हिस्सा, इसका मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं। तो 480 में से 120 इंडियन आर्मी को सप्लाई हो चुके हैं। तो अगर हम इनको एक इन्फेंट्री बटालियन में एक इन्फेंट्री प्लाटून बना दें, जिसका नाम हम ड्रोन प्लाटून रखें, और उसको हम 30 से 40 ड्रोन हम उसको दे दें, तो ये तो कमांडर्स एक्चुअली डिसाइड करेंगे कि कितने ड्रोन देने चाहिए। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 40 के करीब ड्रोन आप इनको दे सकते हैं, आप इनको और ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो वो फिर जो इन्फेंट्री बटालियन कमांडर है, जैसे अगर मैं आपको कारगिल का एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये ड्रोन हमारे पास होते तो हमारी कैजुअलिटीज प्रैक्टिकली 10% हो गई होती जितनी आज हमारी हुई हैं। और बिकॉज हम इनको आराम से हाई ऑल्टीट्यूड में भी लॉन्च हो सकते हैं, और हम इनको आराम से लॉन्च करके उनके बंकर को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, हम उनके गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर, हम उनके एमुनिशन डंप के ऊपर इसको ड्रोन डाल सकते थे। तो बहुत इसका एक गेम चेंजर इसलिए मैंने आपको बताया। और इसका वैसे ये ड्रोन खाली 9 kg का वेट है। अगर बाकी सिस्टम्स को अगर आप लेके चलो तो 30 kg बनता है, बट एक्चुअल ड्रोन इज ओनली 9 kgs। तो आप, और इसके ऊपर GPS भी लगा हुआ है प्रिसिशन स्ट्राइक देने के लिए, तो आप अपने टारगेट को मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इसको लद्दाख में अगर ये हमारे पास आ गया, आप मान के चलिए कि हर एक फॉरवर्ड पोस्ट में एक ड्रोन प्लाटून हम लगाएंगे, और हम इससे PLA आर्मी का उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम उसको कहीं पर भी अगर हमको लोकेशन, आप जानते हैं आजकल सैटेलाइट से लोकेशंस मिल जाती हैं, और कहीं से भी लोकेशन आ जाएगी तो हम उनको बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसिशन से हम उसको खत्म कर सकते हैं। So I believe that ये एक स्टेप है। दूसरा है, ये ड्रोन स्वॉर्म के तरीके से भी काम कर सकते हैं। मींस आप 40-50 इकट्ठे लॉन्च कर सकते हैं दुश्मन को कंफ्यूज करने के। तो दुश्मन के पास जो एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी है, ड्रोन को मारने की कैपेबिलिटी है, वो एक टाइम पे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 20 से 25 टारगेट से ज्यादा एंगेज नहीं कर सकता है। तो आपको फिर भी आपको सक्सेस मिलेगा। 50 ड्रोन अगर आपने लॉन्च कर दिए, उसमें से 20 ड्रोन आपके निकल गए और टारगेट पे अगर आपके स्ट्राइक कर गए, तो ऑटोमेटिकली आपने देख लिया कि आपने अपना मकसद हासिल कर दिया। और जब तक वो फौज आपके कांटेक्ट में आएगी, एक इन्फेंट्री बटालियन अपोजिंग अटैक हो रहा है, आपके कांटेक्ट में आएगी, आपने तकरीबन 50% उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये ड्रोन। ठीक है सर, बस एक आखिरी पॉइंट जो मेरे लिए समझना है, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे पास तपस ड्रोन पे काम चल रहा है, दूसरे और MQ-9 रीपर ड्रोन आ चुके हैं, इजराइल से भी ड्रोन है, स्वार्म ड्रोन भी हमारे पास हैं, लेकिन 2 ड्रोन की चर्चा अक्सर होती है, एक MQ-9 रीपर ड्रोन और दूसरा TB2 ड्रोन। MQ-9 रीपर हमारे पास है, लेकिन TB2 ड्रोन पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इसके 2 ब्रिगेड हो चुके हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मालदीव को भी हाल ही में सप्लाई टर्की की तरफ से किया गया है। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो MQ-9 रीपर को लेकर भी है, क्योंकि हुती ने पिछले 2 महीनों में 2 से ज्यादा MQ-9 रीपर को मार गिराया है। तो क्या अगर कैसे हम देखें कि क्या ड्रोन की भी काट अब खोजी जा रही है, या फिर हमें ज्यादा से ज्यादा महंगे ड्रोन की बजाय अब सस्ते ड्रोन के ऊपर फोकस करना होगा? कैसे आप देख रहे हैं सिनेरियो बदल रहा है? ये राजेश जी Catch-22 सिचुएशन है ये। ड्रोन आपने बनाए, और ये जो ड्रोन है, जो मैं अब नागस्त्रा की बात करता हूँ, ये 200 मीटर ऑल्टीट्यूड में चलता है। इसका वो अकाउस्टिक सिग्नेचर है, इसका मतलब है कि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके ड्रोन्स की जो डिटेक्टेबिलिटी है वो
कितनी पुख्ता है। अगर जी MQ-9 ड्रोन आपने लॉन्च किया और वो ड्रोन अगर दुश्मन ने उसको डिटेक्ट कर लिया तो MQ-9 का कोई फायदा नहीं है, वो खत्म हो जाएगा आपका जी ड्रोन। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ड्रोन हम लॉन्च करते हैं तो हम उसको किस ऑल्टीट्यूड में लॉन्च करेंगे, जी लो फ्लाइंग करेंगे उसकी। 200 मीटर से, आप जानते हैं 200 मीटर कोई इतनी ज़्यादा हाइट होती नहीं है, और जी अगर ये नागास्त्रा 200 मीटर की हाइट पे अगर आप इसको लॉन्च करेंगे लो कॉस्ट, इसको कोई रडार नहीं पकड़ सकता। जो इन्फेंट्री बटालियंस के पास रडार्स होते हैं वो जी नहीं पकड़ पाएंगे, और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो नॉर्मली पीछे लगाए जाते हैं अपने कमांड कंट्रोल सेंटर और अपने जो टैक्टिकल बैटल एरिया है आपका, जहां पे ओके आपके वनरेबल एरिया है और वनरेबल पॉइंट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाते हैं। तो ये जो नागस्त्रा है, ये क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए है, तो इसको डिटेक्ट करना शायद मुश्किल होगा। और आप जब MQ-9 की बात करते हैं तो MQ-9 इज अ डीप स्ट्राइक इनटू, जो काफी डीप जाएगा, 400-500 किलोमीटर तक जाएगा। और ये एनिमी के, जैसे कि आपने जो एनिमी का कोई न्यूक्लियर साइट आपने डिस्ट्रॉय करना है, या जी आपने उसका कंसंट्रेशन एरिया जहां पे हजारों गाड़ियां इकट्ठी, टैंक्स हैं वहां पे, आप उसको नष्ट करना चाहते हैं, आप उसके एमुनिशन डंप्स को खत्म करना चाहते हैं, तो इस टाइप के टारगेट्स MQ-9 को दिए जाएंगे। नागस्त्रा के टारगेट्स अलग हैं और MQ-9 के टारगेट्स अलग हैं। बट आपकी बात सही है कि ये इसका तोड़ भी निकल आएगा, इसको डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और इसीलिए ये जो MQ-9 ड्रोन है, हम जब इतना महंगा ड्रोन ले रहे हैं तो हमको खास तौर पे देखना पड़ेगा कि इसकी डिटेक्टेबिलिटी क्या है, इसको दुश्मन के पास क्या सिस्टम है जो इसको डिटेक्ट कर पाएगा। क्योंकि अगर ये ड्रोन डिटेक्ट हो गया तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो हमारा वेस्ट जाएगा। भेज जाएगा। लेकिन दुनिया बहुत कुछ सीख रही है लगातार, जैसे हमने रूस यूक्रेन जंग को देखा, इजराइल हमास जंग को देखा, अजरबैजान अर्मीनिया की जंग को देखा। हर जंग से कुछ नया सीखने को दुनिया को मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, लंबा वक्त आपने दिया, शुक्रिया इसके लिए, इतनी बारीकी से आपने समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद राजेश, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।